हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम इस वीडियो के अंदर प्राचीन इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 लेकर आए हैं तथा पार्ट 1 के अंदर हमने चर्चा की थी कि अफ्रीका के जंगलों में मानव का जन्म हुआ तथा उसके पूर्वज कप्पी कहलाते थे तथा वह जन्मा मानव कंदराओं व गुफाओं में रहता था तथा अपना जीवन यापन करता था। और वह पत्थर पर निर्भर था क्योंकि वह पत्थर से चाकू बनाता था, पत्थर से शिकार करता था तथा पत्थर से बनी गुफाओं में रहता था। इसलिए उस काल को कहा गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण युग कहा गया। तथा उसके बाद में मानव ने धीरे धीरे अग्नि की खोज कर ली तथा फिर वह धीरे धीरे कुत्ता पालने लग गया। जैसे कि सबसे पहले उसने जीव के रूप में कुत्ता पाला। क्या पाला? कुत्ता पाला। तथा उसने पशु के रूप में भेड़ पाला। और आधुनिक युग में एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि आधुनिक युग में सर्वप्रथम किसका क्लोन तैयार किया गया? तो आधुनिक युग में सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन तैयार किया गया। ये सारी चर्चा दोस्तों हमने पार्ट 1 के अंदर कर ली थी तथा हमने ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं के बारे में भी चर्चा कर ली थी, जो यह इतिहास निर्धारित करता है, इतिहास की तिथि को निर्धारित करता है। इस सारी चर्चाएं हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि मोटे तौर पर इतिहास को किस प्रकार पढ़ा जाता है तथा और हम चर्चा करेंगे कि सोने के साक्ष्य कहाँ से मिले और रामायण काल की एक बहुत ही अच्छी कहानी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक है और उसे देखिए, तब आप धीरे धीरे इस वीडियो की ओर बढ़िएगा तो आपको सबसे अच्छा समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि मोटे तौर पर भारत के इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। जिसमें से पहला है अपना प्राचीन भारत का इतिहास। कौन सा है? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक, यानी कि 3000 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक के काल को प्राचीन भारत का काल या प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है। दोस्तों, यह सिंधु घाटी सभ्यता ईसा मसीह के 3000 ईसा पूर्व के पहले की है और आज चल रही है 2023 ईस्वी। तो लगभग आज से सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता। और दोस्तों, अगला हम देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास क्या है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, अगर हम इसको देखें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से उत्तर मुगलकालीन शासकों के पहले तक का काल, 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक के काल को मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। और आगे हम देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम बात करें तो उत्तर मुगलकालीन शासकों की स्थापना से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक के काल को आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं, जो 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का काल माना जाता है आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक भारत का काल। तो दोस्तों, हम इसमें सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1206 ईस्वी तक के काल को हम पढ़ेंगे। 1206 से मध्यकालीन भारत का इतिहास चालू हो जाता है, जो 1707 ईस्वी तक रहता है। और 1707 ईस्वी से आधुनिक भारत का इतिहास चालू हो जाता है, जो 1947 ईस्वी तक, यानी कि 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश आज़ाद हुआ था, वहाँ तक यह इतिहास रहता है। और हम सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे, यानी कि शुरू कर दिया है लेकिन हम इसे पढ़ेंगे। यानी कि इसके अंदर कौन से सभ्यता आई थी, कौन से आक्रमण हुए थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारा आपके प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर आएंगे। और दोस्तों, यह आगे देखें हम यदि तो आगे देखते हैं खेती किए जाने का सबसे पहला प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप पर मेहरगढ़। कहाँ से?
मेहरगढ़ नामक स्थान बलूचिस्तान से मिला, जो विभाजन के समय पाकिस्तान में चला गया। कहाँ से मिला? बलूचिस्तान। यानी कि दोस्तों, खेती किया जाने का सबसे पहला प्रमाण भारत में मेहरगढ़ से मिला, और यह मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान के अंदर है। और बलूचिस्तान है दोस्तों, जो भारत का विभाजन हुआ था उस समय यह पाकिस्तान में चला गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको? यानी कि खेती का। और कल हमने पार्ट 1 के अंदर बात की थी कि खेती किसकी की थी? सर्वप्रथम किसकी खेती की गई? तो कपास की खेती की गई। किसकी खेती? कपास की। और कपास को क्या कहा जाता है? सीड़न। क्या कहा जाता है? सीड़न भी कहा जाता है। और आगे हम देखें, भारतीय उपमहाद्वीप पर गेहूं का प्रथम साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता, जो कहाँ है? राजस्थान के अंदर है, वहाँ से मिला। यानी कि दोस्तों, कह दीजिए कि यदि भारतीय उपमहाद्वीप पर गेहूं व जौ के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा सभ्यता से मिले। और दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से एक और चीज़ के प्रमाण मिले जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य। क्या? दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य। दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा सभ्यता, राजस्थान से मिले। इस सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। तथा दोस्तों, आगे हम देखते हैं। और दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। और आगे देखें, यदि भारतीय उपमहाद्वीप पर चावल के प्रथम साक्ष्य, भारतीय उपमहाद्वीप पर चावल के प्रथम साक्ष्य कोल्डी हवा, इलाहाबाद, यूपी से मिले। यानी कि जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, वह स्थान कौन सा है? इलाहाबाद है। वहाँ से हमें मिले चावल के प्रथम साक्ष्य। चावल को दोस्तों दान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दान भी कहा जाता है। यदि दोस्तों आपकी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में चावल व धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश को कहा जाता है भारत में चावल व धान का कटोरा। धान का मतलब गेहूं या मक्का नहीं होता है, धान का मतलब चावल होता है। और दोस्तों, आज चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन सा है? चीन। और आज भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और आज भारत में चावल या धान का कटोरा छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आगे यदि हम देखें तो मानव द्वारा खोजी गई धातु। तो दोस्तों, सबसे पहले मानव द्वारा तांबा धातु की खोज की गई। किसकी धातु की खोज की गई? तांबा। फिर तांबे के अंदर टीन मिलाया तो कांसा बन गया। क्या बन गया? कांसा। और कांसे के बाद में सोने की खोज हुई, उसके बाद में लोहे की खोज हुई। दोस्तों, मानव लोहे से परिचित नहीं हुआ, उससे पहले सोने से परिचित हो गया। यानी कि मानव जब लोहे को नहीं जानता था, उस समय सोने को जानता था। उसको सोने की सबसे अच्छी परख थी। तथा दोस्तों, आगे देखें यदि हम, तो भारत में सोने का पुराना अवशेष, यानी कि भारत में सोने का सबसे पुराना अवशेष कोलार व हड्डी नामक गुफा, जो कहाँ है? आज कर्नाटक में स्थित है। यह कहाँ है? मैसूर का पठार, कर्नाटक में मिला। यानी कि दोस्तों, भारत में सोने का सबसे पुराना अवशेष, यानी कि हम बात करें कि सोने के सबसे पहले अवशेष कहाँ मिले, पहले या पुराने अवशेष कहाँ मिले, तो कोलार व हट्टी नामक या हड्डी नामक गुफा, जो मैसूर का पठार कर्नाटक में है, वहाँ से मिले। दोस्तों, इस सोने के साक्ष्य मिलने के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न यह भी है कि, लेकिन जिसे आज के वैज्ञानिक या फिर साइंटिस्ट नहीं मानते हैं, इसका यह रीज़न है कि जब लंका नरेश रावण सीता माता का हरण कर कर ले जा रहा था लंका, तब सीता ने अपने चूड़ी, कंगन या फिर अपने आभूषण को एक एक करके फेंका,
जिससे श्री राम थे उनको रास्ता का पता चल सके और वो उनको वापस ला सके। तो दोस्तों, अगर हम यदि बात करें, ये है अपना भारत, दक्षिणी भारत, और यहाँ से एक नदी निकलती है तथा यहाँ है मैसूर का पठार। कौन सा पठार है? मैसूर का पठार। इस पठार पर दो बंदर बैठे थे जिनका नाम था सुग्रीव व हनुमान। आज हम हनुमान जी की एक देवता के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन उस समय यह बंदर थे और इस पठार पर दो बंदर बैठे थे जिनका नाम था सुग्रीव व हनुमान। इन दोनों की गोद में आभूषण गिरे। तो इस प्रकार प्राचीन काल में, यानी कि रामायण काल से सोने के आभूषण थे यहाँ, क्योंकि सीता मैया ने गिराए थे। तो इसका साइंटिफिक रीज़न यह भी है कि उन आभूषणों जो थे वो उधर ही रहे तथा उनसे सभ्यता के रूप में हम बात करते हैं कि कोलार व हड्डी नामक गुफा मैसूर का पठार कर्नाटक में मिला, यानी कि सोने के अवशेष वहाँ से मिले, क्योंकि उस समय यह आभूषण गिराए गए थे। यदि दोस्तों हम आगे बात करें कि मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। कब हुई? नवपाषाण काल में। दोस्तों, नवपाषाण काल का मतलब यह है कि मनुष्य खेती करने लग गया, भेड़ पालने लग गया, जीव पालने लग गया तथा वह स्थायी रहने लग गया, लेकिन वह अभी भी रहता है गुफाओं में। कहाँ रहता है? गुफाओं में। अभी तक उसने अच्छी तरह रहना शुरू नहीं किया है। वो खेती के लिए बाहर आता है तथा खेती करके अपना काम करके वापस गुफा में जाकर रहने लग जाता है। तथा आज भी इस प्रकार के मनुष्य हैं जो कहाँ हैं? मेघालय। यह भारत के राज्य मेघालय, मिजोरम में स्थित हैं, जो आज भी खेती करके अपना कार्य करके गुफाओं में रहते हैं। तथा दोस्तों, मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। उस समय दोस्तों कुम्हार के चाक का आविष्कार हो गया था, जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही हो गया था। आगे देखें, नवपाषाण काल में मनुष्य सभ्य होने लग गया, यानी कि मनुष्य जब 4 पैरों पे चलता था, वह मनुष्य 2 पैरों पे चलने लग गया तथा उसकी पीछे की पूंछ गायब होने लग गई तथा वह असभ्य मनुष्य से सभ्य मनुष्य बन गया। क्लियर? आगे देखें यदि हम, तो दोस्तों आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की व विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता भारत की व विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यहाँ से अपना सिंधु घाटी सभ्यता का सही इतिहास चालू हो जाता है। सबसे पहले हमने वहाँ तक बात की थी, जो हमने एक घर बनाने से पहले नींव पढ़ते हैं, उसी प्रकार एक लेसन पढ़ने से पहले उसकी सामान्य जानकारी दी थी, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी सबसे पहले जानकारी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से मिली, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी हमें हड़प्पा नामक सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान से मिली, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी 1400 बस्तियों की पहचान हो चुकी है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में 1400 बस्तियों की खोज की गई, यानी कि कई छोटे घर थे, कई बड़े घर थे। यानी कि दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता है जो नगर के रूप में बसी थी। यहाँ गांव एक भी नहीं था, इसलिए 1400 बस्तियों की पहचान हो चुकी है, जो 925 बस्तियाँ भारत में और 475 बस्तियाँ पाकिस्तान में हैं। यह दोस्तों अनुमानित है कि 925 बस्तियाँ तो भारत में तथा 475 बस्तियाँ पाकिस्तान में हैं, तथा कुल
इस सभ्यता की 1400 बस्तियों की खोज या फिर पहचान हो चुकी है, जो अपने वर्तमान काल तक चल रही है इसकी खोज। आगे हम देखते हैं यदि, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले। कहाँ मिले? गुजरात में 1400 बस्तियाँ मिली थी, जहाँ से 925 तो अपने भारत में, 475 पाकिस्तान में, 925 में से सबसे अधिक कहाँ मिले? गुजरात में मिले। तथा सिंधु घाटी सभ्यता भारत की व विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। यानी कि दोस्तों, यहाँ एक भी गांव नहीं था। क्या नहीं था? एक भी गांव नहीं था। यहाँ सब नगर थे। यानी कि सब जगह पक्की रोडें, अच्छी रोडें, तथा वह समकोण पर काटती थी, यानी कि अच्छी व्यवस्थाएं थी। इन नगरों की सड़कें समकोण पर काटती थी, यानी कि दोस्तों समकोण पर काटती थी। यह ग्रिड पद्धति में थी, यानी कि दोस्तों समकोण, ये भी इस प्रकार से काटती थी इनकी रोडें, यानी कि समकोण, इस प्रकार इनकी रोडें बनी हुई थी। इसलिए यह नगरीय सभ्यता थी। जैसे कि आज भी हम देखते हैं गाँवों में कहीं कहीं कच्ची रोडें होती है, तथा यदि हम जिस जगह नगर पालिका है वहाँ जाके देखें तो डंबर की बनी हुई रोड व आरसीसी की रोड मिलती हैं, जो यह दर्शाती है कि यह एक नगरीय है। यानी कि उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता की रोडें समकोण पर काटती थी, तथा वह इसलिए कहलाई नगरीय सभ्यता। आगे यदि हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे चित्र से दर्शाया गया है, तथा हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए। यह एकमात्र लिपि थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का अर्थ होता है किसी भी बात को इशारों में प्रकट करना या फिर भाव में कहकर प्रकट करना, वह भाव चित्रात्मक लिपि कहलाती है, जो एकमात्र लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। आगे यदि हम देखें तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी। किसने दी? चार्ल्स मेसन ने दी। और कब दी? 1826 ईस्वी के अंदर दी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले हमें किसने दी? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। और दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, और इसे हड़प्पा सभ्यता को एक और कहा जाता है हरिपुरिया। क्या कहा जाता है? हरिपुरिया सभ्यता भी कहा जाता है। इसका उपनाम है हरिपुरिया। तथा दोस्तों, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी। कैसे दी? कि दोस्तों, इस चार्ल्स मेसन का अपने अधिकारियों से झगड़ा हो गया था। यह एक अंग्रेज अधिकारी था, क्योंकि दोस्तों इस समय अपना भारत गुलाम था, आज़ाद नहीं हुआ था। ब्रिटिशों का अधिकार था तथा अंग्रेज़ों का अधिकार था। तो चार्ल्स मेसन का अपने अधिकारियों से झगड़ा हो गया था। यह एक ऊंचे टीले के ऊपर जाकर बैठ गया था। क्या कर गया था? बैठ गया था। तथा उसको गुस्सा आ रहा था, तो उसने इस मिट्टी से बने हुए टीले को खोदना चालू कर दिया। चार्ल्स मेसन ने इस मिट्टी के टीले को खोदा, तो इसमें से ईंटें निकली। क्या निकली? ईंटें निकली। तो उसने दौड़ा दौड़ा गया और अपने अधिकारियों को बताया कि वहाँ से ईंटें प्राप्त हुई। उसने अनुमान लगाया कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता है, लेकिन इस अनुमान का तथा अधिकारियों से झगड़ा होने के कारण इसकी बात पर कोई विचार नहीं किया गया तथा इसे टाल दिया गया। तो दोस्तों, फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में अपने भारत में 1853 ईस्वी में, कब? 1853 ईस्वी में प्रथम रेल चली, जो कहाँ से चली? मुंबई से ठाणे तक चली। तथा उसी रेल के अंतर्गत लाहौर में बिछाई गई रेल, तो वहाँ पे ईंटों की व्यवस्था
करनी पड़ी तथा वहाँ पे ईंटें कम पड़ रही थी तो और ईंटें चाहिए थी, क्योंकि उनको जब रेल पट्टी बिछाते हैं अपन तो नीचे आज गिट्टी डालते हैं, उस समय ईंटें डालकर उसके ऊपर जो लकड़ी की बल्लियाँ होती है वो बिछाई जाती थी, क्योंकि पहले लकड़ी की बल्लियाँ चलती थी। आज तो हम लोहे का बिछाते हैं बल्लियाँ, उसके बाद में रेल चलती है, लेकिन उस समय लकड़ी की बल्लियाँ बिछाई जाती थी। तो दोस्तों अधिकारियों को याद आया कि एक चार्ल्स नाम का व्यक्ति था जिसने हमें उस सभ्यता के बारे में या फिर उन ईंटों के ढेर के बारे में बताया था। तो सारे गए वहाँ अधिकारी और वहाँ से ईंटें निकाल कर ले आए, लेकिन उन्होंने ऐसा दिमाग नहीं लगाया कि इसके नीचे कोई सभ्यता है, इस मिट्टी के ढेर के नीचे या फिर कोई नगर बसा हुआ है। तो दोस्तों वो ले आए और अपना काम कर दिया, लेकिन इसकी सभ्यता की खोज या फिर खोज बाद में हुई, लेकिन जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा दी गई थी। इसके बाद में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर साहनी द्वारा की गई। यानी कि 1921 ईस्वी आया और राय बहादुर साहनी थे, उन्होंने इसकी खोज की कि यहाँ पर नगर है या फिर कोई सभ्यता है। तथा दोस्तों यह तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पहला था। दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। कब की गई? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। आपके क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। तथा अगला क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई? तो 1921 में की गई। तथा अगला क्वेश्चन बनेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? तो 1922 में की गई। यह स्लाइड दोस्तों आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन बैठता है। इस चार्ल्स मेसन की गलती आप मत दोहराइएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि इसके द्वारा उनको राय दी गई अधिकारियों को कि वहाँ पर मिट्टी का ढेर के नीचे ईंटों का ढेर है, लेकिन अधिकारियों ने उसकी बात नहीं मानी। फिर ज़रूरत पड़ने पर उसकी बात को याद करके वहाँ ढेर को कुचला गया। इसी प्रकार मैं बता रहा हूँ कि ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मिस हो गए तो एग्ज़ाम देने के बाद आप याद करोगे कि चेतन पाठशाला पे हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राज बहादुर साहनी द्वारा की गई। दूसरा स्थल खोजा गया मोहनजोदड़ो व और 1922 में खोजा गया, वह राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया। और दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि एक पिगट नाम का इतिहासकार था। कौन? पिगट। पिगट ने दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा। क्या कहा? एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा। वैसे तो दोस्तों यह एक ही साम्राज्य की थी, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ भी कहा। यानी कि एक ही थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही दो अंग हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही दो, यानी कि अपन बात करें तो हड़प्पा सभ्यता है, उसका सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता है, तथा मोहनजोदड़ो तो उसके खोजा गया एक स्थल है। तो यह एक ही है, इसलिए इसे आपके एक क्वेश्चन बनेगा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ किसने कहा? तो आपका आंसर होगा पिगट ने कहा। किसने कहा? पिगट नामक इतिहासकार ने कहा। यदि आगे हम देखें तो रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार सिंधु सभ्यता मूल अस्तित्व में थी। कब थी? 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। यानी कि दोस्तों यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता मूल अस्तित्व में, यानी कि वह थी, यानी कि आज हम हैं अच्छे और अपने घर हैं, गाड़ी है, घोड़े हैं। इस प्रकार से यदि हम आज से 2000-3000 साल भविष्य में देखें
तो हम ना क्या होगा, हम भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता मूल अस्तित्व में थी। और रेडियो कार्बन तिथि, आप सोच रहे होंगे कि रेडियो कार्बन तिथि क्या होती है। तो दोस्तों, रेडियो कार्बन तिथि एक प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने की तिथि होती है, जिसे हम C14 पद्धति के नाम से भी जानते हैं। क्या? C14 पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तथा दोस्तों, इस रेडियो कार्बन तिथि या फिर C14 पद्धति की खोज जॉन एफ लिवी ने की। किसने की? जॉन एफ लिवी। जॉन एफ लिवी ने की। जिस प्रकार रेडियो का आविष्कार डी मार्कोनी ने किया, टेलीविज़न का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, नहीं, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया और टेलीविज़न का आविष्कार जे एल बेरड ने किया, वो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया। उसी प्रकार रेडियो कार्बन तिथि यानी कि प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने की तिथि का आविष्कार जॉन एफ लिवी ने किया। बराबर दोस्तों, आपको समझ में आया। और यह रसायन विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? रसायन विज्ञान से संबंधित है। और दोस्तों, आगे हम देखें यदि मार्टिमर व्हीलर व जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई। यानी कि दोस्तों, मार्टिमर व्हीलर व जॉन मार्शल के अनुसार मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई। और दोस्तों, यह मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक देश में है। कहाँ है? इराक में है। और आज इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। क्या है? बगदाद है इराक की राजधानी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में दो नदियां हैं, दजला। क्या नाम है? दजला व फरात। फरात। इन नदियों के तट पर मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई। यह किस वैज्ञानिक या फिर किस इतिहासकार के द्वारा माना जाता है? तो मार्टिमर या फिर मोर्टिमर व्हीलर व जॉन मार्शल के द्वारा माना जाता है। और दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता एक दूसरे के समकालीन थी। जब इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उस समय अपने भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखें यदि, तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार यानी कि एक त्रिभुज के समान थी, जिसका उत्तरी भाग मांडा कहलाता था, जो अफगानिस्तान व जम्मू की सीमा पर था, तथा इसका पश्चिमी भाग हड़प्पा था, जो पश्चिम में था। वह इसका दक्षिणी भाग कौन सा था? देमाबाद, जो महाराष्ट्र में था। तथा दोस्तों, यह त्रिभुजाकार आकृति में थी तथा इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। यानी कि 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था। और आज अपने भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों, आगे यदि हम बात करेंगे कि उत्तर से दक्षिण तक सिंधु घाटी सभ्यता की लंबाई क्या थी तथा पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई क्या थी, तथा हम आज के भारत में उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल, पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल की चर्चा करेंगे। आगे यदि हम देखें तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 1400 किलोमीटर, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 1600 किलोमीटर, तथा
स्थल के बारे में हम यदि बात करें तो उत्तरी स्थल इसका मांडा है, जो कहाँ है, जम्मू के अंदर है। कौन सा है? मांडा, जो जम्मू के अंदर है, जो चिनाब नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं? चिनाब। दक्षिणी स्थल है मुहाना, जो कहाँ है? देमाबाद में। वो देमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। तथा दोस्तों इसका पूर्वी स्थल आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? आलमगीर उत्तर प्रदेश में। पूर्वी स्थल हो गया। पश्चिमी स्थल इसका मकरान समुद्र तट से सूतकांगडोर तक है। जो मकरान समुद्र तट है यह बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान आज पाकिस्तान में है, तथा यह वहाँ से लेकर सूतकांगडोर तक है। तथा दोस्तों आगे यदि हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में 4 मानव जातियों के अवशेष मिले। कितने? 4 मानव जातियों के अवशेष, यानी कि 4 प्रकार के मानवों के अस्थिपंजर मिले। क्या मिले? अस्थिपंजर मिले। कितने? 4 प्रकार के मानवों के, जिसमें से पहला है भूमध्य सागरीय मानव, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड मानव, तीसरा है मंगोलियन, और चौथा है अल्पाइन। कौन सा है? अल्पाइन। और आज के भारत में दोस्तों सबसे अधिक लोग मंगोलियाड प्रजाति के हैं। किस प्रजाति के? मंगोलियाड प्रजाति के हैं। तथा दोस्तों आगे हम देखें यदि तो सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 स्थलों में से 6 को महानगर माना गया। यानी कि दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता में 1400 स्थलों की खोज हो चुकी, उसमें से 925 अपने भारत में हैं, 475 पाकिस्तान में है। उनमें से 6 को महानगर माना गया है। क्या माना गया है? महानगर। जिसमें से एक है हड़प्पा, एक है मोहनजोदड़ो, एक है कालीबंगा, एक है लोथल, एक है बनवाली, एक है धोलावीरा। और 1400 स्थलों में से सबसे अधिक स्थल कहाँ मिले? तो गुजरात के अंदर मिले। कहाँ मिले? गुजरात के अंदर। और दोस्तों हड़प्पा व मोहनजोदड़ो आज वर्तमान काल में पाकिस्तान में स्थित है, कालीबंगा अपने राजस्थान में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है, बनवाली हरियाणा में स्थित है, और धोलावीरा गुजरात में स्थित है। तो आगे दोस्तों हम पार्ट 3 के अंदर इन 6 स्थलों को एक एक करके इनकी विस्तृत से चर्चा करेंगे, तथा यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगला है दोस्तों जल निकासी की व्यवस्था। इस सभ्यता की ऐसी विशेषता थी जो किसी अन्य सभ्यता में नहीं थी। यानी कि दोस्तों आज हम बात करें तो आज का भारत किस ओर जा रहा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की ओर जा रहा है। यानी कि दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान किस चीज़ को पढ़कर चलाया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़कर चलाया गया। यानी कि उस समय नालियाँ थी, तथा वो पत्थरों से ढकी हुई थी। किससे ढकी हुई? जिससे उसमें हुई गंदगी बार बांस नहीं मारे, बांस यानी बदबू नहीं मारे, तथा गंदगी के कारण कोई रोग बीमारियां नहीं फैले। यह सारी चीज़ें जिस प्रकार हम आज के भारत में देखते हैं, उस प्रकार यह आज से 5000 साल पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थी। जो दोस्तों यह भारत में सभ्यता थी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके अंदर जल निकासी की व्यवस्था थी जो विश्व की किसी भी सभ्यता में नहीं थी। यानी कि दोस्तों हम बात करें यूनान व इराक में भी इस सभ्यता के जैसे और सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। जल निकासी का मतलब आप दोस्तों बाथरूम में नहाते हो, जो पानी यूज करते हो वो जिस नाली के अंदर बहकर जाता है, तथा उस नाली को ऊपर से ढक दिया जाता है जिससे बदबू ना फैले, रोग ना हो, बीमारियां ना हो। तो उस प्रकार की व्यवस्था आज से 5000 साल पहले भी थी। ठीक है दोस्तों, आज हमने
चर्चा की कि किस प्रकार सोने के साक्ष्य मिले, किस प्रकार नालियों की व्यवस्था थी, कितने स्थल मिले तथा किस प्रकार मानव जातियों के अस्थिपंजर मिले। पिगट नामक इतिहासकार, मार्टिमर व्हीलर नामक इतिहासकार, जॉन मार्शल व्हीलर इतिहासकार के नामक चर्चा की। तथा दोस्तों हमने आज सिंधु घाटी सभ्यता जो प्राचीन भारत की हिस्ट्री या प्राचीन भारत का इतिहास है इसके बारे में चर्चा की। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा तथा क्या और चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में बताइएगा। हम पूरी दृढ़ता के साथ आपको सफल बनाने या फिर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।